बच्चों, मैं डॉक्टर रश्मि वशिष्ठ, प्रोफेसर, गवर्नमेंट कॉलेज जयपुर। आज हम राजनीतिक विचारक के जो लेसन हम लोग पढ़ रहे हैं अभी तक, उनमें से आज हम हॉब्स का सामाजिक समझौते सिद्धांत के बारे में जानेंगे और उसे समझने का प्रयास करेंगे। हॉब्स ने जो सामाजिक समझौते सिद्धांत का प्रतिपादन किया है वो अपनी प्रसिद्ध पुस्तक लेवियथान में विस्तार से अंकित किया है। उन्होंने इसमें कुछ विभिन्न प्रकार से अपने विचारों को स्पष्ट रूप से प्रकाशित करने का प्रयास किया है। मानव स्वभाव का स्वरूप, प्राकृतिक अवस्था, प्राकृतिक अधिकार और प्राकृतिक कानून, समझौते के कारण, सामाजिक समझौते द्वारा उत्पत्ति और राज्य का स्वरूप। हॉब्स मानव स्वभाव के बारे में कहते हैं कि मानव निरंतर बिल्कुल एकदम ऐसा व्यक्ति है जो केवल मात्र अपने विचारों के बारे में, अपनी इच्छाओं के बारे में और अपने मन के बारे में जानने का प्रयास करता है। वह स्वार्थी है, नीच है, दुष्ट है, विवेकहीन है तथा आत्म केंद्रित व्यक्ति है। ऐसा इसलिए भी मानता है हॉब्स क्योंकि उस वक्त जब हॉब्स अपने विचारों का प्रतिपादन कर रहा था तब इंग्लैंड में गृह युद्ध की स्थिति चल रही थी। तो वह मनुष्य के बारे में केवल एक तरफ अपने विचारों को प्रकट करता है। वह कहता है कि यह पूरा ब्रह्मांड एक यंत्र के समान है और विश्व को संचालित करने में यंत्रों की आवश्यकता होती है। वैसे ही मनुष्य की जो भावनाएं हैं वो भी यंत्रों के समान हैं। हॉब्स के अनुसार मनुष्य संवेदनाओं का जीव है और यह संवेदनाएं ही मनुष्य के विचार हैं। ऐसी मतानुसार हॉब्स कहता है कि दो प्रकार की नीतियां हैं, एक ऐच्छिक और एक अनैच्छिक। मनुष्य की इन दोनों नीतियों के बारे में वो कहता है कि जब मनुष्य के मन की चीज़ें होती हैं, जब उसे अच्छा लगता है, आनंद आता है, तो वह उसके लिए अच्छी चीज़ मानी जाती है। और जब मनुष्य को कुछ चीज़ें अच्छी नहीं लगती हैं, उसे आनंद नहीं आता, उसके मन की पूर्ति नहीं होती हैं, वो चीज़ें उसे बुरी लगती हैं। इस प्रकार वह मनुष्य को केवल मात्र ऐसा व्यक्ति मानता है जो स्वार्थी है और अपने ही बारे में सोचता है और अपनी ही चीज़ों के बारे में कुछ भी करने का प्रयास करता है। चूँकि मनुष्य अपने लक्ष्य को प्राप्त करना चाहता है तो उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए वह किसी भी हद तक जा सकता है। इसमें वह दूसरों को हरा सकता है, नष्ट करना चाहता है दूसरों को, और मनुष्य इसमें प्रतिस्पर्धा करता है और प्रतिस्पर्धा, भय और कीर्ति पाने का प्रयास करता है। वह ऐसे विचारों के बाद में वह उस वक्त की प्राकृतिक अवस्था के बारे में भी हमें बताने का या समझाने का प्रयास करता है। उसने मानव स्वभाव के चित्रण के सिलसिले में मनुष्य को जो स्वार्थी, अहंकारी, संघर्षमयी, इच्छाओं की पूर्ति करने वाला बताया है, उसी प्रकार से वो कहता है कि उस वक्त की प्राकृतिक अवस्था भी पूर्णतः अराजकता की अवस्था में थी। वहाँ पर जिसकी लाठी उसकी भैंस, धोखाधड़ी सर्वत्र प्रचलित था, संवेदनाएं कुछ भी नहीं लेती थी, धर्म अधर्म, न्याय अन्याय, उचित अनुचित, सत असत, किसी भी प्रकार का कोई भी किसको जानकारी नहीं थी। केवल मनुष्य अपने बारे में ही सोचता था और समझता था। संस्कृति, सभ्यता, भवन निर्माण, विज्ञान, कला, साहित्य, इनका विकास नहीं हो पा रहा था। मनुष्य को सदैव भय और मृत्यु की आशंका बनी रहती थी। मनुष्य का जीवन एकांकी, निर्धन, पशु तुल्य तथा छोटा होता था और वह किसी भी प्रकार से अपने मित्र या शत्रु में कोई भी जानने का प्रयास नहीं करता था। एक दूसरे को वह केवल मात्र शत्रु मानता था। जंगली पशुओं की तरह वह व्यवहार करता था और वह अपना जीवन यापन कर रहा था। सबके प्रति विरुद्ध युद्ध और संघर्ष की स्थिति थी। ऐसे में हॉब्स की जो प्राकृतिक अवस्था है उसकी तीन मोटी विशेषताएं हैं। इसमें नैतिकता का सर्वथा अभाव था, सत्य और असत्य का कोई विचार नहीं होता था, न्याय और न्याय की जानकारी नहीं थी और इस अवस्था में व्यक्तिगत संपत्ति का अभाव माना जाता है। इसके बाद में हॉब्स हमें प्राकृतिक अधिकार और प्राकृतिक कानूनों के बारे में भी बताता है और वो कहता है कि उस वक्त कोई भी प्राकृतिक अधिकार या कानून नहीं थे। जैसा कि T.H. हक्सले ने ऐसे अधिकार को शेर का अधिकार कहा है और एक दूसरे की हत्या, लूटने का अधिकार मिल जाता है। हॉब्स कहता है कि उस वक्त 19 प्रकार के प्राकृतिक कानून थे जिनमें से 3 अति महत्वपूर्ण थे और तीसरा जो नियम उसने बताया है वह है अपने वचन का पालन करना। यदि मनुष्य अपने प्राकृतिक अधिकारों का परित्याग कर देता है, उसका पालन न करे तो उसे शांति की खोज की स्थापना में समस्त प्रयत्न व्यर्थ हो जाएंगे।
अब विचार ये आता है कि हॉब्स ने सामाजिक समझौते का निर्माण क्यों किया। इन प्राकृतिक अवस्था के बाद, प्राकृतिक कानून के बाद, अधिकार के बाद या मनुष्य के स्वभाव के बाद में वह इस बात को समझने के लिए विवश हो गया कि इन सब परिस्थितियों में कैसे मनुष्य का जीवन यापन हो सकता है। तो इन सब स्थितियों के कारण उसके मन में विचार आया और उसने प्राकृतिक अवस्था को और मनुष्य के स्वार्थ को देखते हुए समझौता करने का प्रयास किया। वो कहता है कि समझौते के पीछे कुछ कारण थे मनुष्यों में, जैसे प्राकृतिक अवस्था में अशांति थी, हिंसा थी, वातावरण अच्छा नहीं था, प्राकृतिक अवस्था में कोई कानून नहीं थे, कानूनों की व्याख्या करने वाला कोई नहीं था, और प्राकृतिक अवस्था में प्राकृतिक नियमों का पालन कराने वाली कोई सत्ता नहीं थी। और कोई भी सत्ता तब तक सुदृढ़ रूप से कार्य नहीं कर सकती है जब तक कि कोई उसके ऊपर दंड शक्ति लागू नहीं होती है। तो इन सब कारणों के कारण ही सामाजिक समझौते का निर्माण किया गया और राज्य की उत्पत्ति होती है। राज्य की उत्पत्ति एक समझौता है, संविदा है, अनुबंधन है, करार है। प्रत्येक व्यक्ति इस आशय की शपथ लेता है कि मैं उस व्यक्ति को या व्यक्ति समूह को इस शर्त पर अपना अधिकार देता हूँ तथा स्वयं में अपने पर शासन करने के अधिकार का परित्याग करता हूँ कि तू भी अपने अधिकार इसी प्रकार व्यक्ति को देगा और स्वयं शासन के अधिकार छोड़ देगा। इस प्रकार से एक राज्य के स्वरूप का निर्माण होता है और वह स्वरूप समझौते के द्वारा निर्मित होता है। वह समझौते द्वारा दो कार्यों की पूर्ति करता है, एक व्यवस्थित और सभ्य समाज की स्थापना, दूसरा वह एक ऐसे राज्य की स्थापना करता है जिसमें मनुष्य अपने समस्त प्राकृतिक अधिकारों का परित्याग कर इन निरंकुश प्रभु का निर्माण करते हैं। इस प्रकार से वह एक पूर्ण रूप से निरंकुश संप्रभु की स्थापना करता है जिसका निर्माण समझौते द्वारा अनेक इच्छाओं के स्थान पर एक इच्छा का निर्माण होता है। हॉब्स के सामाजिक समझौते की अपनी कुछ विशेषताएं हैं। यह समझौता सामाजिक है, शासकीय नहीं है। शासकीय अनुबंधन में शासक और शासितों में समझौता होता है। शासक या संप्रभु सत्ता समझौते में किसी भी पक्ष के रूप में सम्मिलित नहीं है, अतः वह जो कुछ करती है उसके लिए वह किसी के प्रति उत्तरदायी नहीं होती, वह पूर्ण रूप से निरंकुश होती है। उस उद्देश्य से अनुबंधन की रचना हुई है, वे अनुबंधन के अंग मान लिए गए। इनका अर्थ ये है कि जब तक उनकी पूर्ति होती रहेगी वे अनुबंधन बने रहेंगे। शासक सर्वोच्च विधायक होता है, उसके आदेश ही नियम या विधि होते हैं। इस समझौते से प्राकृतिक अवस्था में एकाकी रहने वाले व्यक्तियों ने समाज का निर्माण किया, अतः ये एक सामाजिक समझौता है। हॉब्स के इस सामाजिक समझौते की कुछ कमियां हैं, कुछ विचारकों के द्वारा आलोचनाएं की गई हैं, जैसे वह मानव स्वभाव का केवल मात्र दोषपूर्ण चित्रण करता है। वह उसके स्वभाव के एकाकी रूप को देखता है, उसके प्यार, स्नेह, ममता, दुलार, इस पक्ष को वह भूल जाता है। प्राकृतिक अवस्था अस्वाभाविक है। प्राकृतिक दशा में मनुष्य एकाकी और ऐसी दशा में रहता है जिसमें हत्या, हिंसा, छल कपट, साम्राज्य ये सब हैं। एक ही क्षण में प्राकृतिक अवस्था में रहने वाले मनुष्यों ने संघर्षपूर्ण जीवन को छोड़कर कैसे सहयोगी जीवन को अपना लिया, ये कैसे संभव हो पाया है। प्राकृतिक दशा में प्राकृतिक अधिकारों की मान्यता असंगत सी प्रतीत होती है। ऐसा लगता है कि अराजकतापूर्ण प्राकृतिक अवस्था में व्यक्ति का कोई अधिकार हो सकता है, ये न कहा जाना ही बुद्धिसंगत है। यह व्यवस्था अतार्किक भी प्रतीत होती है और हॉब्स एक तरीके से निरंकुशता का समर्थन करता है। इन सब आलोचनाओं के बावजूद भी हम ये कह सकते हैं कि सामाजिक समझौते के सिद्धांत को प्रतिपादित कर हॉब्स ने इस सत्य का प्रतिपादन किया है कि राज्य न तो ईश्वर द्वारा उत्पन्न दैवी संस्था है, न किसी प्राकृतिक विकास का परिणाम है, वरन वह तो मानव निर्मित एक ऐसी कृत्रिम संस्था है जिसे मनुष्य द्वारा अपनी कुछ निश्चित आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए निर्मित किया गया है। अतः उसके लिए राज्य साध्य की ओर ले जाने वाला एक साधन मात्र है, स्वयं में साधन नहीं। इसके अतिरिक्त हॉब्स की विचारधारा ने संप्रभुता की धारणा के प्रतिपादन का मार्ग भी प्रशस्त किया है।